हाय देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। इस वीडियो में हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिएक्ट नेटिव की स्टाइल शीट। स्टाइल शीट बेसिकली एक एपीआई है और ये यूज़ की जाती है कंपोनेंट को डिज़ाइंस करने के लिए, कंपोनेंट की स्टाइलिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। आज तक हमने जितने भी वीडियोस देखी हैं उनमें मैं डिफरेंट तरीके से कोई स्टाइल्स देता था, बैकग्राउंड कलर या फ्लेक्स बॉक्स देता था या फ्लेक्स देता था या जस्टिफाई या अलाइन आइटम के रिलेटेड कोई चीज़ें यूज़ करता था स्टाइल के प्रॉपर्टी में। तो वो सारी चीज़ें जो हैं स्टाइल शीट की कैटेगरी में फॉल करती हैं, यानी स्टाइलिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। तो जैसे कि हमने वेब डेवलपमेंट में देखा था कि जो स्टाइलिंग होती थी वो तीन तरह से की जाती थी। एक इनलाइन स्टाइलिंग होती थी, एक इंटरनल स्टाइलिंग होती थी और एक एक्सटर्नल स्टाइलिंग होती थी। और होती थी नहीं बल्कि होती है, सॉरी। अब सेम इसी टेक्निक को रिएक्ट नेटिव में भी यूज़ किया जाता है कि इनलाइन स्टाइलिंग भी आप कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। अब जो रिएक्ट नेटिव की स्टाइल शीट हैं ये बेसिकली CSS नहीं होते, ये प्लेन जावा स्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें कीज़ और वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर कर स्टाइलिंग की जाती है। तो इनको बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वो इसको CSS कह देते हैं। और इंटरव्यू में भी यूजुअली पूछा जाता है कि क्या स्टाइल शीट और CSS में कोई फ़र्क है। तो बेसिकली फ़र्क यही होता है कि ये जावास्क्रिप्ट के प्लेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये CSS नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि इन दोनों के जो नाम्स हैं CSS और स्टाइल शीट्स में जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ के नाम रखे गए हैं वो CSS से इंस्पायर्ड होकर रखे हैं। CSS में हम देखते थे कि बैकग्राउंड कलर अगर हमने यूज़ करना होता था तो बैकग्राउंड हाइफन कलर देते थे। रिएक्ट नेटिव में क्या कर दिया गया है, वो हाइफन रिमूव करके उसको कैमल केस में एक ही प्रॉपर्टी बना दी गई है, बैकग्राउंड और C कैपिटल के साथ कलर। तो ये रिएक्ट नेटिव के स्टाइल शीट है। आप वीडियो में देखेंगे कि स्टाइल शीट्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको यूज़ करने के तरीके कितने हैं और रिएक्ट नेटिव के जो स्टाइल शीट है उसमें कौन कौन से प्रॉप्स जो हैं, पॉसिबल प्रॉप्स जो वेबसाइट पर मेंशन है, उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो देखें, हमारे पास ये एग्जांपल जो अभी स्क्रीन पर हमें नज़र आ रही है कि स्टाइल शीट API लिखा हुआ है, नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और इधर जब कोडिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास एक व्यू लगा हुआ है, उसके बाद एक टेक्स्ट लगा हुआ है, उसके बाद एक और व्यू लगा हुआ है। तो इन सब के अंदर भी हमने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। जैसा कि ये जब भी किसी भी कंपोनेंट में एक प्रॉपर्टी पास हो रही हो स्टाइल के नाम से, तो इसका मतलब है वहाँ स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। और रिएक्ट नेटिव के जो इनलाइन स्टाइलिंग है वो भी यहाँ हो रही है कि जिस जगह पर टैग को यूज़ किया है उसी लाइन में स्टाइल को भी मेंशन किया है। इस जगह पर फ्लेक्स 1 कहा गया है, इस व्यू को, इस व्यू पर फ्लेक्स 1 अप्लाई किया गया है। और ऐसे ही हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसमें भी स्टाइल की प्रॉपर्टी पास की गई है और उसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट पास किया गया है। ये जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जावास्क्रिप्ट का प्लेन ऑब्जेक्ट है, आप इसको यहाँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और किसी और जगह भी कोई वेरिएबल यूज़ करके उसके अंदर भी ये चीज़ें डिफ़ाइन कर कर वो वेरिएबल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है। सेम इसी तरह जो लास्ट व्यू है हमारे पास, उसके अंदर भी एक स्टाइल का ऑब्जेक्ट पास हुआ है जिसमें विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड यूज़ हुआ है और उसका जो आउटपुट है वो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो ये इनलाइन स्टाइलिंग होती है। इनलाइन स्टाइलिंग के लिए आपको स्टाइल शीट को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रही होती। और इसी तरह अगर आप इसी को उठाकर आप किसी ऑब्जेक्ट में डिफ़ाइन कर दें, मैं यहाँ कह देता हूँ कॉन्स्ट टेक्स्ट स्टाइल,
ये मैंने डिफ़ाइन कर लिया और इसको मैं यहाँ यूज़ कर देता हूँ। तो इस केस में भी हमें स्टाइल शीट की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्टाइल शीट की तब ज़रूरत पड़ती है जब भी हम स्टाइल शीट का जो मेथड है उसको यूज़ करके स्टाइलिंग को डिफ़ाइन करते हैं, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और तो अब ये बेसिक सी क्वेश्चन तो यहाँ ये राइज़ हो जाता है कि जब स्टाइल शीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये देखें, ये इनलाइन स्टाइलिंग थी। अब ये जो मैंने ऊपर स्टाइल डिफ़ाइन किया ये भी एक टाइप की इंटरनल स्टाइलिंग में आ जाती है। आप इसको सबसे नीचे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरनल स्टाइल बन गया है। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ डिफ़ाइन कर दें, मैं इसको कह देता हूँ व्यू 2, ठीक है, मैं कोई भी रैंडम सा नाम ले लेता हूँ व्यू 2। और तो ये व्यू 2 जब मैंने डिफ़ाइन किया तो ये भी इंटरनल स्टाइलिंग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ ही ये राइज़ होता है कि हम अगर स्टाइल शीट को यूज़ किए बग़ैर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं तो फिर इसका एडवांटेज क्या है। स्टाइल शीट का एडवांटेज जो है वो मैं आगे चल के बताऊँगा। अब मैं सबसे पहले मैंने इनलाइन स्टाइलिंग बता दी, इंटरनल बता दी, और इन्हीं दो चीज़ों को हम एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो स्टाइल शीट की जो टाइप्स हैं वो हम क्लियर कर लें। सबसे पहले तो देखें, यहाँ ये मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है अपने स्ट्रक्चर में, मेन पर एक स्टाइल के नाम से style.js से बनाई हुई है। अब ये जो है, अब अगर हम इनको इस जगह पर इंपोर्ट करना है तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इन दोनों को। तो एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखेंगे और जो जो चीज़ एक्सपोर्ट करनी है वो मोर देन वन भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो कोमा सेपरेटेड से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं इनको यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ क्योंकि दोनों का नाम सेम है। तो आएगा, एरर आएगा, सॉरी, इंपोर्ट रिएक्ट नेटिव में से नहीं बल्कि हमने जो बनाया हुआ है उसका पाथ डिफ़ाइन करेंगे हम। और इधर मैं लिख देता हूँ स्टाइल और व्यू 2। तो ये एक्सटर्नल स्टाइलिंग भी हमने देख ली। अब जो क्वेश्चन राइज हो रहा था कि अगर हम इस तरह स्टाइलिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं तो हमें स्टाइल शीट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो स्टाइल शीट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, देखिएगा, मैं अगर ये जो एक्सटर्नल है इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और दोबारा इन दोनों को एक्टिवेट कर देता हूँ, यानी अनकमेंट कर देता हूँ, तो हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे कि स्टाइल शीट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखें, हमारा कोड जो है वो इसमें कोई एरर नहीं है और ये ठीक तरह से चल रहा है। ये देखें, रनिंग, हमारे प्रोजेक्ट का नाम और रूट टैग भी बता दिया। अच्छा, अब इसमें जो ये बैकग्राउंड कलर है इसके मैं स्पेलिंग ये कर देता हूँ, जो ब्रिटिश में जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं उसका कर देता हूँ। तो देखिएगा हमारा ऐप ठीक तरीके से चल रही है, कोई एरर नहीं आया, लेकिन कलर भी अप्लाई नहीं हुआ। अब हमने इंटेंशनली इस कलर के स्पेलिंग जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं, लेकिन हमें ये बता नहीं रहा कि भाई आप इस वाले व्यू टैग पर जो स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हो उसमें बाकी दो तो ठीक है, लेकिन ये जो कलर का आपने प्रॉपर्टी यूज़ की है इसकी स्पेलिंग गलत है, ये हमें नहीं बताता। तो रन टाइम पर ये वैलिडेशन नहीं होती जब आप प्लेन ऑब्जेक्ट्स में स्टाइलिंग को डिफ़ाइन करते हैं। तो स्टाइल शीट जो है वो ये चीज़ प्रोवाइड करती है कि अगर आप स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं या यहाँ कलर में जैसे स्ट्रिंग थी इधर आप कोई इंटीजर वैल्यू लिख दें, 1 2 3 कर दें, तो भी कोई जो है ये वैलिडेशन नहीं करता, लेकिन स्टाइल शीट वैलिडेशन करता है। स्टाइल शीट बताता है कि भाई इस जगह पर आपने बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर की जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में होगी और कलर होना चाहिए अप्रोप्रिएट नाम। तो स्टाइल शीट यूज़ करने का जो मेन एडवांटेज है वो हमें अभी समझ आ गया
कि जब भी हम यूज़ करेंगे तो रन टाइम पर वैलिडेशन करे होगी और हमारे कोडिंग में कुछ जो भी एरर होंगे वो हमें पॉइंट आउट करके रिएक्ट नेटिव बता देगा और उनको हम ठीक करेंगे। तो प्लेन ऑब्जेक्ट जो हैं वो कभी भी स्टाइलिंग के लिए यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये कन्वेंशन नहीं है और रिकमेंडेड भी नहीं है रिएक्ट नेटिव वालों की तरफ से कि आपने जब भी कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो हमेशा स्टाइल शीट यूज़ करें और स्टाइल शीट में जैसे स्टाइल्स को अप्लाई किया जाता है, जो मेथड है उस मेथड को फॉलो करें। तो इससे तो हमें ये क्लियर हो गया। तो अब हम जो है स्टाइल शीट जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं और अपनी जो बाकी वीडियो है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ से चूँकि हमने ये डिलीट कर दिए हैं तो मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। अब भी हमारी ऐप ठीक तरीके से चल रही है, कोई एरर नहीं है। तो स्टाइल शीट को जब भी आपने यूज़ करना है तो सबसे पहले आपने ये करना है कि स्टाइल शीट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक हो गया। वही भी जावास्क्रिप्ट का प्लेन ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा जाता है। कन्वेंशन जो होती है वो स्टाइल्स के नाम से रखा जाता है। आपको अगर कोई और पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या मोर देन वन स्टाइल शीट से आप ऑब्जेक्ट बना कर यूज़ करें तो उस केस में भी डिफरेंट नाम यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन यही होती है कि स्टाइल्स रखे जाते हैं स्मॉल से। तो स्टाइल शीट जो ऊपर इंपोर्ट की है उसको यूज़ करते हैं और इसका जो एक मेथड है क्रिएट वो यूज़ करते हैं। उस मेथड में एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारे। फिर अब ये देखें, जैसा कि ये वाला हमारे पास एक व्यू का टैग है, ये हमारे जितने भी बाकी सारे टैग्स हैं, ये 2 टैग्स हैं या इसके अंदर 10-12 और भी आ सकते हैं, उन सब को ये कंटेन कर रहा है। तो कन्वेंशन यही होती है कि जो सबसे मेन टैग होता है उसको कंटेनर का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो कंटेन कर रहा होता है। तो इसको हम कंटेनर का नाम दे देते हैं और इसके अंदर देखें ये यूज़ हो रहा है flex1। तो इसी flex1 को हम कॉपी कर कर पेस्ट कर देते हैं और अब इसको इस जगह पर अप्लाई करना है। और मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि हमें पता चले कि यही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट जो flex1 वाला ऑब्जेक्ट है इसको अब हम डिलीट कर देंगे और स्टाइल्स जो हमारा नीचे हमने डिफ़ाइन किया था उसके साथ डॉट कंटेनर को यूज़ करेंगे। तो अब मैं जैसे ही कॉपी करूँगा तो देखिएगा ये flex1 जो है वो अप्लाई हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी इंटरनल स्टाइलिंग है। इनलाइन स्टाइलिंग जैसे मैंने पहले बताया था, इनलाइन स्टाइलिंग के लिए स्टाइल शीट की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनलाइन स्टाइलिंग भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी अगर हमारे एरर्स आते हैं तो वो भी रिएक्ट नेटिव नहीं बताता स्टाइलिंग में अगर कोई एरर आ जाए। और जो इसका दूसरा एडवांटेज और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि स्टाइल शीट को बिहाइंड द सीन रिएक्ट नेटिव में ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, कि इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो रिएक्ट नेटिव वाले कर रहे होते हैं। तो हमारी जो ऐप है उसमें जो लैगिंग हो रही होती है या कोई मसले मसाइल आते हैं तो वो ऑप्टिमाइजेशंस के ज़रिए सॉल्व हो जाते हैं। हम अगर डायरेक्टली प्लेन ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का दे देंगे तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो फिर हमें ख़ुद ही करनी पड़ती है, अगर कोई करने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो जब रिएक्ट स्टाइल शीट जो है रिएक्ट नेटिव की ये सारे काम हमारे लिए कर दे रही है तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह ये जो अब अगर इसको एक्सटर्नली यूज़ करना है तो एक्सटर्नली के लिए भी सेम हम क्या कर सकते हैं, इसको इस जगह पर जो फाइल हमने बनाई है उसमें यूज़ कर सकते हैं और सेम उसी तरह से हम इंपोर्ट कर अपने स्टाइल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिएगा इस फाइल में मैंने एक छोटी सी गलती की है, मैंने डायरेक्टली इसको कॉपी किया। अब ये जो स्टाइल शीट है वो इस फाइल में इंपोर्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से एरर भी आएगा। तो आपने क्या करना है, स्टाइल शीट को लाजमी इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट नेटिव में से। तो पहले हम जो प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे तो उसमें जो है स्टाइल शीट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब चूंकि यूज़ हो रहा है तो इसको इंपोर्ट करना लाजमी है। अब मैं अगर इसी चीज़ को यहाँ से कमेंट कर दूँ और
अपना जो स्टाइल है उसको इंपोर्ट कर दूं तो हमारा कोड फिर भी ठीक तरह से वर्क करेगा। स्टाइल्स, ठीक है, तो ये अब भी ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब हमारे पास चूंकि हमने इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन को डिस्कस करना था, तो उसके लिए मैंने जल्दी से छोटी छोटी एग्जांपल्स कर दी। अब हम इंटरनल ही पर सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। अगर तो आपने स्टाइल शीट जो है उसके अंदर मल्टीपल असाइन करने हैं, ठीक है, अब लाजमी तो नहीं है कि इसी एक स्टाइल के अंदर मैं अपने सारे स्टाइल्स डिफ़ाइन करूं, ठीक हो गया। तो उस केस में आप जो है मल्टीपल स्टाइलिंग भी रिएक्ट नेटिव में यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल स्टाइलिंग को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो करली ब्रैकेट्स, जो मेन करली ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, इसके अंदर एक एरे पास कर देनी चाहिए। एरे पास कर देते हैं, और एरे पास करने के बाद हमें जो न्यू स्टाइल्स होते हैं वो या तो आप इस तरह इंटरनल जो आपने इस स्टाइल के अंदर जो डिफ़ाइन किए हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या आप जो हैं इन लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको रेड कर दूंगा तो देखिएगा हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। ये जो ये जो टेक्निक है इसमें ये होता है, ये मोर प्रिडिक्टेबल टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि ये जो स्टाइल्स लेफ़्ट साइड पर स्टाइल अप्लाई हुए हैं, ये जो राइट साइड वाले स्टाइल जो हैं ये इसको ओवरराइड करेंगे, लेकिन ये सारे को ओवरराइड नहीं करेंगे। यानी सारा कंटेनर जो है ये अब इस बैकग्राउंड कलर से रिप्लेस नहीं हो गया, बल्कि इस कंटेनर के अंदर जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी थी उसको इसने ओवरराइड किया है, डोजर ब्लू से रेड कर दिया है। तो ये जो है ये मल्टीपल स्टाइलिंग जो है वो भी रिएक्ट नेटिव में अलाउड है, विद ये एरे की जो ब्रैकेट्स होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, इनको यूज़ कर किया जा सकता है। और अगेन ये लाजमी नहीं है कि आप दो ही यूज़ करें, आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं अगेन इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं टोमेटो कर देता हूँ, जस्ट समझाने के लिए कि वो भी हो सकता है। अब देखें, इसने जो मोस्ट राइट था उसने ये जो पीछे दो लेफ़्ट स्टाइल से उनको ओवरराइड किया, तो जस्ट बैकग्राउंड कलर जो है रेड ने डोजर ब्लू को रिप्लेस किया और टोमेटो ने रेड कलर को रिप्लेस किया। तो ये जो स्टाइल शीट है इसमें हम मल्टीपल स्टाइल्स भी अलाउ कर सकते हैं। अब इसके साथ जो है हम देख लेते हैं कि अगर टेक्स्ट को स्टाइल देने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये रेड कलर भी हटा देता हूँ क्योंकि बहुत ही शार्प है। तो ये जो ये देखें सिंगल वैल्यू है, इसके बावजूद भी हमने एरे वाली ब्रैकेट्स दी हुई है, तो तब भी कोई इशू नहीं होता। एरे ये जो है तब भी एक्सेप्टेबल होता है रिएक्ट नेटिव में, और आप इसको रिमूव कर लें तो तब भी एक्सेप्टेबल होता है, कोई इशू नहीं होता। अब ये देखें, ये अगर हमने इस टेक्स्ट को कोई स्टाइल देना है तो हम क्या करेंगे, अगेन स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसके अंदर डिफ़ाइन कर देंगे स्टाइल टाइटल TXT, ठीक है। नाम आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी डिफ़ाइन कर दें, ठीक है। मैं जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ होता है एक इसके अंदर, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था टेक्स्ट वाले कंपोनेंट में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको भी देख लें। तो ये देखें कि इसका फ़ॉन्ट साइज़, इंटीजर वैल्यू, कलर मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि हमारा जो है कलर चेंज हो जाए, और फ़ॉन्ट वेट अगेन मैं स्ट्रिंग में देते हैं तो 900 कर देता हूँ। अब देखें हमारा ये स्टाइल जो है इस पर अप्लाई हो गया। सेम उसी तरह से इस व्यू को भी हम स्टाइल दे सकते हैं, स्टाइल्स डॉट सब कंटेनर, ठीक हो गया। वैसे ही मैंने रैंडम सा नाम दे दिया है सब कंटेनर, और उस सब कंटेनर को हम, तो इस सब कंटेनर के अंदर आप कोई भी स्टाइलिंग डिफ़ाइन ना भी करें तो तब भी हमारा प्रोजेक्ट जो है उसमें कोई एरर नहीं आता। तो आप एम्प्टी भी दे सकते हैं।
इसके साथ हम क्या करते हैं, इसका जो विड्थ है उसको 200 कर देते हैं, जैसे सबसे पहले हमने एग्जांपल में यूज़ किया था। और बैकग्राउंड कलर जो है वो पर्पल कर देते हैं। अब देखें ये हमारी जो है स्टाइल शीट के साथ ऐप चल रही है। स्टाइल शीट में जो हैं उसके यूजेज हैं और इनको मल्टीपल तरीक़ों से हमने यूज़ करना देख लिया कि इनलाइन कैसे करते हैं, स्टाइल शीट को यूज़ करते हुए स्टाइल कैसे डिफ़ाइन करते हैं, अगर एक्सटर्नल डिफ़ाइन कर लिए हैं तो उनको इंपोर्ट कर कर कैसे यूज़ करते हैं। तो ये स्टाइल शीट है। अब स्टाइल शीट वाला ये टॉपिक जो था, इस टॉपिक में मैंने जस्ट स्टाइल शीट ही को कवर नहीं करना, बल्कि इसके साथ कुछ ये जो स्टाइल्स जो हैं इनको हमने डिस्कस करना है, ताकि जो है इस पर एक सेपरेट वीडियो ना बनानी पड़े। सबसे पहले जो मोस्ट फेमस है वो है फ्लेक्स वन। देखिए फ्लेक्स वन, ये इसका मतलब ये होता है कि स्क्रीन पर जितनी भी अवेलेबल स्पेस है, अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए ना रिमूव कर देता हूँ। अब देखें इसका मतलब ये है कि स्क्रीन पर जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो सारी इस कंटेनर को दे दो, ठीक है। अभी वक्ती तौर पर हमारे पास जो है स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्क्रीन है, तो उसने पूरी की पूरी स्क्रीन को जो है ना ऑक्युपाई कर लिया है। अब अगर इसी चीज़ को जो है मैं इसके नीचे मैं एक और व्यू डिफ़ाइन कर दूं इसके अंदर, जिसका नाम मैं रख देता हूं व्यू, मैं कर देता हूं, तो इसमें भी हम फ्लेक्स वन करते हैं। अब चूंकि हमारे पास जो है इस व्यू के अंदर भी मज़ीद कोई व्यू नहीं है, तो वो अगेन इस पूरी की पूरी स्पेस को जो है ना वो ऑक्युपाई कर लेगा। लेकिन इसी के साथ मैं अगर ये दूसरा व्यू यूज़ कर लूँ व्यू 2 के नाम से, तो देखिएगा, इसको पिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिएगा ये दोनों जो है स्क्रीन्स में स्प्लिट हो जाएंगे। तो वो ये कह रहा है कि इस कंटेनर के अंदर जो व्यू 1 लगा हुआ है वो कह रहा है जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो मुझे दे दो। तो सारी की सारी इसको मिल गई रेड कलर जो हमने पहले देखी थी। लेकिन उसी के साथ एक और व्यू आ गया, वो भी कह रहा है जितने की जितनी अवेलेबल स्पेस है वो मुझे दे दो। तो अब क्या हुआ, स्टाइल शीट ने क्या किया, इन दोनों के को 50-50 जो है वो स्पेस दे दी। इसको भी सारी स्पेस चाहिए थी रेड कलर को, और पिंक कलर को भी सारी स्पेस चाहिए थी, तो उसने 50-50 कर दी, जो दोनों में इक्वली डिवाइड हो गए। तो ये जो फ्लेक्स है ये इसका ये इतना जो है पावरफुल जो है प्रॉपर्टी है स्टाइल शीट की। अगर मैं इसको जो है ना फ्लेक्स 2 कर दूं रेड कलर को, तो इसका मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि आप जितनी भी स्क्रीन डिवाइड कर रहे हो, मेरे मेरे मुझे जो हिस्सा मिलेगा स्क्रीन का, और मेरे बाद जो व्यूज़ या जो भी कंटेनर्स लगे हैं उनको जो भी हिस्सा मिलेगा, उसमें से जो दो हिस्से हैं वो मुझे दे दो और एक हिस्सा इसको दे दो। यानी ये इसने 3 में स्क्रीन्स को डिवाइड किया, 3 हिस्सों में, 2 हिस्से इसको दे दिए और एक हिस्सा इसको दे दिया। सो दैट्स हाउ फ्लेक्स वर्क्स। अगर मैं इसको जो है नीचे वाले को 3 कर दूं, तो ये बेसिकली क्या करेगा, स्क्रीन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, अगेन 3 हिस्से इसको दे देगा, यानी जो 3 हिस्से हैं वो इसको मिल जाएंगे और 2 हिस्से इसको मिल जाएंगे। दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो हम क्या करते हैं, हम जो हैं फ्लेक्स को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब अगेन मैं अगर 1 कर दूंगा तो ये सेम वही रूल है कि इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, स्क्रीन की जितनी भी साइज़ है उसके 4 हिस्से बना दो, 3 हिस्से इसको दे दो, एक हिस्सा इसको दे दो। तो इस तरह ये वर्क करता है। अब इसके साथ मैं जो है एक और जो यूज़फुल स्टाइलिंग में प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। वो है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। विड्थ सिंपली वही CSS की तरह है कि आप इसकी स्पेसिफिक हाइट और विड्थ जो है वो ओके। तो हमें जो है अगर तो ये रिक्वायरमेंट है हमारी कि ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए।
तो उसको भी हम ये जो स्टाइलिंग है इससे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स जो है इसको भी सेंटर कर देते हैं। ये कर रहा है कि इसको वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर कर दो। अब ये जो कंटेंट है देखें, जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई आइटम्स, इसने ये जो ब्लू कलर है इसको सेंटर नहीं किया, बल्कि इसके कंटेंट, इसका जो अंदर जो भी चाइल्ड हैं, ये जो सब टैग्स हैं, इनको सेंटर किया है। इसी के साथ अगर मैं एक और जो है यूज़ कर लूँ व्यू, तो वो भी इसके यहाँ नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसको भी वो यही स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब ये जो जस्टिफाई कंटेंट है और अलाइन आइटम सेंटर है, इन दोनों का क्या यूज़ होता है, तो ये मोस्ट कॉमनली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो देखें, मैं ये जो अलाइन आइटम्स है इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ। तो इसने क्या किया, इसको वर्टिकली सेंटर कर दिया। तो ये अब अगर ये कहे कोई कि ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ये हमेशा वर्टिकली सेंटर करता है चीज़ों को, तो ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डिपेंड करता है हमारा जो भी कंटेंट है उसकी डायरेक्शन पर। अभी जो डायरेक्शन है हमारे कंटेंट्स की वो है कॉलम वाइज है, यानी इसके बाद मैं अगर कोई एक और यूज़ करता हूँ और उसको मैं व्यू 2 कर देता हूँ, तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो व्यू है उसकी जो डायरेक्शन है, यानी कंटेंट की जो प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसने क्या किया, इसकी जो डायरेक्शन थी उसके जो मेन एक्सेस है, अब क्योंकि हमारा जो कॉलम वाइज सारी चीज़ें आ रही हैं तो ये मेन एक्सेस में उनको सेंटर में ले आता है। अब अगर मैं इसी तरह इसकी जगह डायरेक्शन चेंज करनी हो तो उसके लिए फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास कॉलम है, कॉलम रिवर्स है, रो रिवर्स है। कॉलम जो है, कॉलम रिवर्स जो है ये इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में ले आएगा, पहले ऑरेंज देन रेड। हालांकि हमारा पहले व्यू जो है वो वाला रेड है, व्यू 1 जो है वो रेड है, तो क्योंकि हमने रिवर्स लगा दिया तो इसने रिवर्स कर दिया है। और सेम जो रो है वो भी रो रिवर्स भी उसको रिवर्स कर देता है। एनी हाउ ये जो रो है, अब देखिएगा, अब हमने इसकी डायरेक्शन जो है वो रो वाइज कर दी है, अब हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो उसका मेन एक्सेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो ये क्या करेगा, अब इसको उठाकर इस जगह पर ले आएगा। ये देखें, ये चूंकि रो था तो इसका मेन एक्सेस रो हो गया, तो इसने मेन एक्सेस पर उसको प्लेस किया। तो जस्टिफाई कंटेंट हमेशा मेन एक्सेस में चीज़ों को सेंटर करता है, मेन एक्सेस। और ये जो अलाइन आइटम्स है ये इसके ऑपोजिट होता है, यानी ये जो, अगर तो हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो ये क्या करेगा, वर्टिकली सेंटर करेगा, और अगर हमारा कॉलम है तो ये हॉरिजॉन्टली से सेंटर करेगा। अब देखें, मैंने जस्टिफाई कंटेंट को चेंज किया तो इसने क्या किया, हमारा हालांकि हॉरिजॉन्टल है, ओ सॉरी, रो वाइज हमारी डायरेक्शन है, तो इसने उसके ऑपोजिट किया। जो जस्टिफाई कंटेंट करता है मेन एक्सेस में सेंटर करता है, इसने बिल्कुल इसके ऑपोजिट किया। अब अगर मैं इसी को जो डिफ़ॉल्ट था, अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं देते बाय द वे, तो वो कॉलम वाइज ही होती है, तो इसी वजह से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ये अब कॉलम वाइज हो गया। तो अगेन इसने क्या किया, उसको इसके ऑपोजिट किया, यानी इसकी जो मेन एक्सेस है वो वर्टिकल है, इसने हॉरिजॉन्टल जो है उसको जाकर सेंटर कर दिया है। तो अब जब अगर हम इस दोनों को यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, बिल्कुल सेंटर में ले आता है स्क्रीन के, यानी इसने पहले इसको कॉलम वाइज सेंटर किया इस जगह पर, और जो अलाइन आइटम है उसने इसको हॉरिजॉन्टल वाइज सेंटर कर दिया, तो इस तरह हमारा सेंटर हो जाता है। आपने जब भी अपनी स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को सेंटर करना हो तो आपने सिंपली ये दो प्रॉपर्टी यूज़ कर कर हम सेंटर करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, सेंटर। अब इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है
वो ये होती है कि अलाइन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये सिर्फ व्यू खुद को किसी डायरेक्शन में लेकर जाएगा। हमने जब सेंटर कहा तो ये क्या कर रहा है, खुद को सेंटर लेकर जा रहा है। तो ये भी जैसे जस्टिफाई कंटेंट होता है, उसी की तरह जो भी हमारी डायरेक्शन होती है उसके ऑपोजिट वे में जाकर सेंटर करता है। सपोज़ हमारी अगर डायरेक्शन हो रो, तो ये क्या करेगा, इसको इस जगह पर लाकर सेंटर कर देगा हम। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो स्टाइल शीट जिसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें क्या क्या चीज़ है और उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इन्होंने स्टाइल शीट को डिफ़ाइन करने के लिए थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन दी है जो कि बहुत ही अच्छी है, और इसको मस्ट जब भी अगर आप रिएक्ट नेटिव सीख रहे हों तो इसको लाजमी रीड आउट कर लें और इन चीज़ों को आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले देख लें कि हमारे पास एक होता है स्टाइल शीट कंपोज। ये बेसिकली क्या करता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर तो हम इस तरह एरे लगाकर एक के बाद एक स्टाइल्स डिफ़ाइन कर दें, ये क्या करता है, इस तरह स्टाइल्स को कंपोज करता है। ठीक हो गया, डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ करता है। ये रिएक्ट नेटिव का बाय डिफ़ॉल्ट भी बिहेवियर होता है कि जो लेफ़्ट साइड के स्टाइल्स होते हैं वो राइट साइड वाले उनको ओवर राइड करते हैं। यानी लेफ़्ट साइड पर भी विड्थ हाइट सेम थी तो दोनों ने इसकी विड्थ और हाइट इसने ओवर राइड कर दी, और ये जो बैकग्राउंड कलर था ये भी इसने ओवर राइड किया। लेकिन चूँकि अलाइन सेल्फ इधर नहीं है तो वो एज़ इट इज़ वहाँ ही अप्लाई हुआ, और इसी वजह से अभी तक हमें ये जो व्यू है ये नज़र आ रहा है। तो ये रिएक्ट स्टाइल शीट का एक मेथड भी यूज़ कर इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं, जो कि उन्होंने ये बताया है कि कंपोज पेज कंटेनर, ये पेज कंटेनर और लिस्ट कंटेनर सॉरी। तो ये क्या करेगा, ये जो पेज वाला स्टाइल्स जो इन्होंने डिफ़ाइन किए हैं इसको और लिस्ट कंटेनर को कंपोज कर देगा, और इन दोनों के कंपोजिशन से जो चीज़ बनेगा वो एक मेन कंटेनर के नाम से इन्होंने वेरिएबल बनाया, और वही कंटेनर इन्होंने असाइन कर दिया है। तो ये देखें, अब इधर चूँकि फ्लेक्स 1 पैडिंग 24 है और बैकग्राउंड वाइट है, ये हैश ट्रिपल एफ जो होता है ये वाइट का हैग्स होता है, और इधर ही ये देखें फ्लेक्स 1 है और बैकग्राउंड ये जो अभी नज़र आ रहा है ये इस कलर का ये जो हैग्स है। तो इसने क्या किया, जब कंपोज किया तो पेज कंटेनर का जो है लिस्ट कंटेनर ने पेज कंटेनर को ओवरराइड किया। ओवरराइड करते हुए उसने क्या किया, इसमें बैकग्राउंड कलर यूज़ हो रहा है तो इसने अपने बैकग्राउंड कलर से उसको रिप्लेस कर दिया, और इधर फ्लेक्स 1 यूज़ हो रहा है तो इसने इस फ्लेक्स 1 को ओवरराइड कर दिया। पैडिंग 24 एज इट इज़ ही नज़र आ रही है। इसी तरह क्रिएट जो है वो हमने यहाँ देखा था कि क्रिएट जो है वो स्टाइल शीट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो स्टाइल्स में हम सेव करते हैं, और फिर इसी तरह हम स्टाइल्स डॉट उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये फ्लैटन भी यूज़ होता है। ये यूजली ये होता है कि हमारे जो भी स्टाइल्स अप्लाई होते हैं उनको अगर आपने कहीं यूज़ करना है या दिखाना है, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल में दिखाया हुआ है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फ्लैटन स्टाइल नल टू नल टू। ये क्या कर देता है, जो भी होते हैं ऑब्जेक्ट उनको फ्लैटन कर देता है। ये जावास्क्रिप्ट का एक मेथड भी होता है फ्लैटन वाला, जो एरे वगैरह को जो है उनकी वैल्यूज़ को जो है एक सीरियलाइज फॉर्म में दिखाता है। और इसको ये भी कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के इश्यूज़ भी आ जाते हैं। ये आप रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट है वो एब्सोल्यूट फिल है। ये भी है, इसको भी आप देख लेंगे तो समझ आ जाएगी। ये ऐसे हैं कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस यूज़ नहीं होते, तो मैं इस वजह से इनकी एग्जांपल डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट फिल है ये यूज़ होता है, इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली हमें ये होता है कि अभी जो हमने जो डिफाइंड स्टाइलिंग्स थी उनको यूज़ करते हुए हमने चीज़ों को सेंटर किया, किसी को आगे किया, किसी को पीछे किया, तो ये चीज़ें हमने की। लेकिन सम टाइम ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो है अपनी
स्पेसिफिक किसी पोजीशन पे चाहिए होता है कोई भी व्यू या कंटेनर। अब सपोज़ ये जो रेड है, ये हम ये चाहते हैं कि ये रेड थोड़ा सा इधर कर नज़र आए, बिल्कुल सेंटर में ना हो, थोड़ा सा इधर ऊपर नज़र आए किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो उस केस में हम क्या करते होते हैं, पोजीशन को बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट कर देते हैं। और जो उसके बाद हम टॉप से हम ये बताते हैं कि टॉप से हमें कितना नीचे करना है। मैं कह देता हूँ 50, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, अब ये जो है रेड को टॉप से 50 पर ले आया। जैसे ही उसने अपनी स्पेस छोड़ी तो ऑरेंज ने उस स्पेस को घेर लिया, यानी ऑक्यूपाई कर लिया। तो हम इसको व्यू टू को जो है इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं। ये जो रेड है इसको यूज़ कर देखते हैं एब्सोल्यूट के पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ। अब मैंने 50 लिखी है तो इसने 50 जो है पिक्सल जो है इसको नीचे ले गया है व्यू को। अब मैं अगर इसको 100 कर देता हूँ तो देखें ये मज़ीद इसको नीचे ले आएगा। और इसी तरह हम ये चाहते हैं, ये लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल चिपका हुआ है, तो इसको जो है हम थोड़ा और आगे करना चाहते हैं, तो हम इसको मज़ीद आगे 100 लेफ़्ट साइड से भी हम आगे लेकर जा सकते हैं। अब ये हम मैनुअली कर रहे हैं ये चीज़ें कि इसको इधर ही ले आओ, उसको उधर ले जाओ, लेफ़्ट से इतना कर दो, राइट से इतना, टॉप से इतना, बॉटम से इतना। ये हम सारी टॉप, लेफ़्ट, बॉटम और राइट जो जैसे CSS में करते हैं पोजीशन के साथ, एब्सोल्यूट के साथ, वो सेम हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट फिल है ये क्या करता है, इसकी ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर हम क्या कर सकते हैं, एक जिस भी व्यू को करना है उसको हम एब्सोल्यूट कर सकते हैं, प्लस लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम जो है उसको ज़ीरो कर सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट फिल जो है यूज़ करता है। अब अगर इसको यूज़ करना हो तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, ये एग्जांपल दी हुई है कि आप इनलाइन, जैसे मैंने एरे में बताया था कि एरे यूज़ करके भी कर सकते हैं। जैसा कि ये व्यू 1 है, इसमें मैं एब्सोल्यूट फिल यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली एरे यूज़ करें, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड जो है स्टाइल शीट डॉट एब्सोल्यूट फिल। तो अब ये क्या करेगा, बिल्कुल टॉप पर ले जाएगा। लेफ़्ट भी ज़ीरो है, राइट भी ज़ीरो है, बॉटम भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। अब ये इसका एक फ़ायदा क्या होता है यूज़ करने का, हमें ये चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती। मसलन अब यही चीज़ अगर करनी होती तो मैं क्या करता, बॉटम, राइट, बॉटम जो है, तो हमें ये इतने नंबर ऑफ़ लाइंस का जो कोड था वो लिखना पड़ता। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली एब्सोल्यूट फिल को यहाँ यूज़ कर लिया। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि बिल्कुल सब एंगल से ज़ीरो और पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट हो जाए, उसके लिए ये एब्सोल्यूट फिल यूज़ किया जाता है। ये आप किसी एक पर भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एब्सोल्यूट फिल ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में बेसिकली कोई फ़र्क नहीं होता। ये जो बिहेवियर है एब्सोल्यूट फिल का, एब्सोल्यूट फिल ऑब्जेक्ट जो है वो भी सेम उसी तरह करती है। आप इसको टेस्ट आउट करके देख भी सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है हेयर लाइन विड्थ। तो सम टाइम हमें ये होता है कि हमें कोई ना कोई इसके अराउंड जो है बॉर्डर लगाकर उसको जो है कलर देना पड़ता है। उस कलर को जो है मैन्युअली देने के बजाय हम जो है, मसलन मैं अब अगर इस व्यू के जो अराउंड जो है मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर विड्थ टू बॉर्डर कलर ऑरेंज, ठीक है। तो अब ये देखिएगा इसके अराउंड जो है ये एक बॉर्डर आ गया है। इसको यूज़ करने के बजाय हम एक पतली सी लाइन, क्योंकि हमें अगर सपोज़ हमें रिक्वायर्ड हो कि बिल्कुल पतली सी लाइन जिसमें जो है इतनी विड्थ और इतनी हाइट हो, तो वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम सिंपली ये जो है बॉटम विड्थ जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल शीट हेयर लाइन विड्थ। यानी हमें जो है हार्ड कोडेड वैल्यू देने के बजाय हम इसको यूज़ करके भी हम अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं। अब चूँकि
तो गाइज़ इसके साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई क्योंकि स्टाइल शीट और प्लस ये इसके अंदर जो स्टाइल्स हैं डिफरेंट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं उनको एक्सप्लेन करना जो था वो उसका मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था कि इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो उनको एक्सप्लेन करना मैंडेटरी था ताकि आप और मैं जो है एक सेम पेज पर आ जाएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में जिनमें ये मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा या यूज़ करूँगा एज एन एग्ज़ाम्पल, तो तब आपको जो कोई जो है कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। इसके साथ साथ इस वीडियो के रिलेटेड या इससे पिछली जितनी भी वीडियोस की गई हैं उनमें से किसी भी वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नई वीडियो आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके।